हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 9 जुलाई 2020 है और आज इस वीडियो में हम 9 जुलाई को एजुकेशन और जॉब रिलेटेड न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो। बात कर लेते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। इसको लेकर काफ़ी दिनों से असमंजस बना हुआ था, तो फाइनली इसकी जो डेट है वो पोस्टपोन कर दी गई है। ये एग्ज़ाम पहले 29 जुलाई को आयोजित होना था, लेकिन जहां पर कोरोना के चलते व्यवस्थाओं में देरी हो रही थी और एक आदेश भी पारित किया गया था मीटिंग में कि इसके प्राइवेट स्कूल्स को सेंटर नहीं बनाया जाएगा। उसके चलते जो परीक्षा के सेंटर थे ये दोबारा से रिवाइज होंगे और नए परीक्षा केंद्र बनाने के लिए इसमें टाइम लगने वाला है। तो इसमें दे रखा है बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 अब 9 अगस्त को होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। कोरोना के मामले और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों को देखते हुए बुधवार को यह फैसला लिया गया है। यह परीक्षा पहले 29 जुलाई को होनी थी, तो अब इसकी एक्सपेक्टेड डेट 9 अगस्त हो गई है। तो अब देखेंगे इसमें यह एग्जाम 9 अगस्त को भी हो पाता है या नहीं। के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी मीटिंग में यह फैसला ले लिया है कि इस बार निजी कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इसमें दिया गया है नकल रोकने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी दशा में प्राइवेट कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। डॉक्टर शर्मा बुधवार को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों, जनपदीय अधिकारियों, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों व जिला विद्यालय निरीक्षकों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र यथासंभव केवल शासकीय महाविद्यालयों और विद्यालयों में ही बनेंगे। मतलब जो पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और एडेड कॉलेजेस हैं उन्हीं को सेंटर बनाया जाएगा। अगर उनके स्कूल्स में पर्याप्त संख्या में स्टूडेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, उसी कंडीशंस में केवल प्राइवेट कॉलेजेस को आवंटित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये न्यूज़ हो गई बीएड के एंट्रेंस एग्जाम और उसके जो सीटिंग प्लान और अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं उसे लेकर। आईटीआई ट्रेनीज को लेकर यहां पर न्यूज़ दी गई है। कैबिनेट ने, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि जो आईटीआई ट्रेनीज हैं उनको अब जो दी जाएगी सैलरी वो मिनिमम 6,000 रुपीज़ दी जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दे रखा है। आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को अप्रेंटिस पर रखने वाले निजी उद्योगों व सार्वजनिक उपक्रमों को प्रदेश सरकार अपनी तरफ से 1,000 रुपये और केंद्र सरकार की तरफ से 1,500 रुपये के अनुदान के साथ 2,500 रुपये प्रति महीना देगी। इससे प्रदेश के करीब 1 लाख आईटीआई प्रशिक्षित युवक निजी उद्योगों व सार्वजनिक उपक्रमों में प्रति माह 6,000 रुपये तो एक साल तक कमा पाएंगे। वहां स्थायी नौकरी के मौके भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस साल फरवरी में इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही उद्योगों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे न्यूनतम 6,000 रुपये महीना प्रशिक्षु को देंगे। यूपी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर यूपी बोर्ड का सिलेबस, जैसा कि अभी सीबीएसई और आईसीएसई ने अपने सिलेबस में कटौती की है क्योंकि कोरोना के कारण लगभग 3 महीने जो सेशन है वो लेट हो चुका है। तो इसका अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए यूपी बोर्ड भी 30% तक अपना सिलेबस कम करने जा रहा है। तो इसमें दे रखा है सीबीएसई के बाद अब यूपी बोर्ड भी इस वर्ष कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में 20 से 30% की कमी करेगा। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 15 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पठन पाठन कराने की योजना बनाई है। आमतौर पर अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र व फरवरी से वार्षिक परीक्षाएं शुरू कराई जाती हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते नया शैक्षिक सत्र अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। वर्ष 2020-21 में 2 महीने तक पढ़ाई नहीं होने पर विभाग में पाठ्यक्रम कम करने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। परिषद को हर विषय का संशोधित पाठ्यक्रम तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। पाठ्यक्रम समिति इस बात पर विचार कर रही है कि यदि बोर्ड परीक्षाएं मार्च में शुरू होती हैं तो 30% तक, और यदि अप्रैल में शुरू होती हैं तो 20% तक पाठ्यक्रम कम कर दिया जाएगा। अगले सप्ताह तक समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो यहाँ पर यह कहा गया है क्योंकि सेशन 2 से 3 महीने लगभग डिले हो चुका है, तो इसमें 30% तक सिलेबस कम कर दिया जाएगा जिससे स्टूडेंट्स पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। और यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है अब 9 अगस्त को प्रस्तावित की गई है। और नीचे दे रखा है एकेटीयू जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर अन्य का रिजल्ट इसी महीने, क्योंकि जितने अदर ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के सेमेस्टर को छोड़कर वो सभी प्रमोट कर दिए गए हैं, तो उनका रिजल्ट इसी महीने आने की संभावना है। सीबीएसई ने जैसा कि अभी 30% अपने सिलेबस में कटौती की है, तो उसे लेकर एक राजनीति शुरू हो गई है। तो यहां पर कई लोग और कई संस्थाएं, कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें भी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। तो देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। दे रखा है सीबीएसई ने राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और नोटबंदी के अध्याय पाठ्यक्रम से हटाए। यह न्यूज़ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 संकट के बीच विद्यार्थियों को बोझ कम करने के लिए राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, नोटबंदी, नागरिकता और लोकतांत्रिक अधिकार जैसे मुद्दे पाठ्यक्रम से हटाने का फैसला किया है।
अगले वर्ष परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को इन अध्यायों समेत कई अन्य को इस बार नहीं पढ़ना होगा। सीबीएसई ने बुधवार को 9th से 12th के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए नए पाठ्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें करीब 30% पाठ्यक्रम घटाया गया है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार 10वीं के पाठ्यक्रम में लोकतंत्र और विविधता और ये टॉपिक्स दे रखे हैं जिन्हें हटा दिया गया है। तो इसमें कुछ चैप्टर्स को रिड्यूस तो नहीं किया गया है, खासकर मैथ्स और साइंस में कुछ टॉपिक्स को कम जरूर कर दिया गया है जिससे स्टूडेंट्स पर कम बर्डन पड़े, और हिंदी और इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स भी रिड्यूस किए गए हैं। तो इस पर देख लेते हैं, इसमें विरोध चल रहा है। इसमें ममता बनर्जी का कहना है, केंद्र सरकार महामारी की आड़ में मनमानी कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं और अपील करते हैं कि पाठ्यक्रम से जरूरी हिस्सों को ना हटाया जाए। और इस पर प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, सांसद हैं शिवसेना की। इनका कहना है, सरकार को लगता है कि हमें लोकतांत्रिक अधिकारों, पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों पर शिक्षा की जरूरत नहीं है। कोर्स कम करने को पाठ्यक्रम में बदलाव जरूरी है, लेकिन विचारधाराओं पर अंकुश लगाना गलत है। तो यहाँ पर सीबीएसई पर राजनीतिक टिप्पणी की जा रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब 3 महीने सेशन डिले ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों का सिलेबस कम करना ही उचित एक माध्यम है जिससे बच्चे कम समय में कम टॉपिक पढ़कर अपनी तैयारी कर सकें। और ये जो चेंजेस किए गए हैं ये परमानेंट नहीं है। आप जो ये चेंजेस किए गए हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सत्र 2020 और 21 के लिए ही चेंज किए गए हैं। नेक्स्ट सेशन से पूरा सिलेबस दोबारा से पढ़ा जाएगा जैसा कि यथावत चल रहा था। यहाँ पर दे भी रखा है, कोर्स से चुनिंदा अध्याय हटाने का विरोध शुरू। सीबीएसई के इस फैसले का कुछ शिक्षाविदों और सियासी दलों ने विरोध किया है। वहीं कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार ने कहा, कुछ चुनिंदा अध्यायों को हटाने का फैसला विचारधारा के आधार पर लिया गया है। इसमें महामारी की आड़ ली गई है। इस वक्त सीखने की प्रक्रिया पर कैसे रोक संभव है, छात्रों की मेहनत से समझौता हो रहा है। यह महामारी से निपटने का तरीका नहीं है। विद्यार्थियों का बोझ कम करने के दूसरे तरीके भी हो सकते थे। इससे साफ है कि हम शिक्षित समाज ही नहीं चाहते। तो ये अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कोई पॉइंट इसमें सही हो, कुछ गलत हो, लेकिन ओवरऑल इस पर राजनीति शुरू हो गई है। ने भी अपनी सफाई पेश की है। इसमें कहा गया है, छात्रों पर बोझ कम करने के लिए ही बोर्ड ने किया है पाठ्यक्रम में बदलाव। सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु नहीं हटाया गया है। कुछ विषय ऐसे थे जो 2-3 बार पढ़ने होते थे, ऐसे विषयों को हटाया गया है। जैसे 11वीं को पॉलिटिकल साइंस में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद है, जिसे छात्र 10वीं में पढ़ चुके हैं। कम पाठ्यक्रम का मतलब यह नहीं कि छात्र महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएं। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल पर भी अधिक जोर रहेगा। यह आदेश सिर्फ इसी सत्र के लिए है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जो इंडिया की अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग जारी हो गई है। ये रैंकिंग जारी की है स्पेन की संस्था CSIC ने, जो कि बैबोमेट्रिक्स रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के नाम से प्रकाशित हुई है। इसमें जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग कुछ डिसाइड की गई है। देख लेते हैं इसमें कौन सी रैंकिंग किस यूनिवर्सिटी को मिली है। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। स्पेन की संस्था CSIC की ओर से जारी बैबोमेट्रिक्स रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में यह दावा किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय को देश के विश्वविद्यालयों में 91वां स्थान मिला है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इसे 2447वां स्थान मिला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देश में 71वीं, विश्व में 2437वीं रैंकिंग है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग 2004 में शुरू हुई थी। इसे वर्ष में 6 माह के अंतराल पर अपडेट किया जाता है। और इसी रैंकिंग में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। इसके अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए सम्मान की बात है। इससे अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ रैंकिंग सूची में राष्ट्रीय स्तर पर 91वां और वैश्विक स्तर पर 2447वां स्थान प्राप्त किया है। इसी रैंकिंग में IIT बॉम्बे ने विश्व स्तर पर 519वां तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। IIT मद्रास को देश में दूसरा और विश्व में 615, IIT कानपुर को देश में तीसरा और विश्व में 656वां स्थान मिला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को देश में 11वीं और विश्व में 1149वां स्थान मिला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को रैंकिंग में 17वां, विश्व में 1305वां, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 71वां देश में और विश्व में 2437वां तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को विश्व रैंकिंग में 144 और देश में 144 और विश्व रैंकिंग में 3304वां स्थान। तो ये है यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में हमारी यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति वैश्विक स्तर पर और अच्छी हो। तो ये हो गई यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को लेकर न्यूज़ है। GIC संस्कृत प्रवक्ता का परिणाम घोषित।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी में संस्कृत प्रवक्ता के 21 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। इसके लिए जो इंटरव्यू हुआ था वो 2 जुलाई को कंडक्ट हुआ था। श्रेष्ठता सूची में भावना शुक्ला पहले स्थान पर, नीलम पाल और आरती सरोज दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। तो ये जीआईसी संस्कृत प्रवक्ताओं का रिजल्ट हो चुका है चयनित, इसमें 21 चयनित हुए हैं। और यहीं दे रखा है एपीओ मेंस का प्रवेश पत्र जारी। लोक सेवा आयोग ने एपीओ मुख्य परीक्षा 2018 के लिए सफल अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। यह परीक्षा 18 एवं 19 जुलाई को होनी है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर फोटो नाम मुद्रित हो उन्हें आईडी प्रूफ की मूल और छायाप्रति पासपोर्ट साइज की 2 फोटो के साथ परीक्षा केंद्र पर उपस्थित करना होगा। तो एपीओ मेंस 2018 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। यहीं एक न्यूज और दे रखी है, आरओ के छूटे अभ्यर्थियों का सत्यापन 13 को। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ भर्ती परीक्षा 2017 में उत्तर प्रदेश सचिवालय, लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद में आरओ के लिए सफल हुए जो अभ्यर्थी अपने अभिलेखों का सत्यापन पूर्व में नहीं करा सके हैं वे 13 जुलाई को सत्यापन करा सकते हैं। आयोग के परीक्षक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेखों के साथ 13 जुलाई को दिन में 10 बजे आयोग दफ्तर पहुंचना होगा। इस भर्ती में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 27 मई से 6 जून के बीच कराया गया था। तब आयोग ने कहा था जो अभ्यर्थी सत्यापन नहीं करा सके हैं उन्हें आगे एक और मौका दिया जाएगा। तो ये आरओ के कैंडिडेट्स के लिए एक वेरिफिकेशन का मौका है। जो भी कैंडिडेट्स अपना वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं वो 13 जुलाई को करा सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां पर यूजीसी की फाइनल गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं कि सभी विश्वविद्यालयों को फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कंप्लीट करानी है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस बात का विरोध किया जा रहा है। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं और छात्र नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं और साथ ही जो विश्वविद्यालय है वो भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कोरोना का प्रसार बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है। जहां पर अभी हॉस्टल्स खाली कराए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को उनके घर भेजा जा रहा है। ऐसी स्थिति में 17 अगस्त को प्रस्तावित परीक्षाएं करा पाना अभी प्रशासन के बस में नहीं लग रहा है। तो इसमें न्यूज़ दे रखी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष एवं प्रस्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी, इसको लेकर असमंजस दूर नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक यूजीसी की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद परीक्षाएं 17 अगस्त से कराने की तैयारी में थे, लेकिन इस विषय में उनकी बुधवार को कुलपति से चर्चा के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। कोरोना के तेजी से संक्रमण को देखते हुए अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हॉस्टल्स भी खाली कराने का निर्णय लिया जा रहा है। 17 अगस्त तक कराना परीक्षा संभव नहीं होगा। अब 17 अगस्त से परीक्षा नहीं हुई तो वह सितंबर में ही कराई जा सकती है। तो फिलहाल अभी के सिनारियो को देखते हुए एग्जाम्स करा पाना मुश्किल है। और वहीं दूसरी ओर ये स्टूडेंट्स भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की तरह ही प्रमोट कर दिया जाए और पास कर दिया जाए उनके प्रीवियस असेसमेंट और परफॉर्मेंस के बेस पर। टेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम है और फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं उनका प्रस्तावित हो गई हैं और वो 5 से 12 सितंबर तक के लिए प्रस्तावित की गई हैं, क्योंकि कोरोना के चलते कहीं पर भी परीक्षाएं कंडक्ट नहीं हो पा रही हैं। इसमें दे रखा पॉलिटेक्निक में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर अब तक असमंजस है। बुधवार को प्राविधिक शिक्षा परिषद कार्यालय में हुई समिति की बैठक में चारों जोन के संयुक्त निदेशक और एकेटीयू के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में परीक्षा के लिए 5 से 12 सितंबर की तिथि तय हुई है। तो 5 से 12 सितंबर को अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पॉलिटेक्निक की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करा ली जाएंगी। एकेटीयू का एग्जामिनेशन शेड्यूल, जो कि उसकी फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है, उसको लेकर शेड्यूल बना लिया गया है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। इसमें दिया गया है कि बच्चों के लिए 145 सेंटर्स बना लिए गए हैं, जहां पर प्रतिदिन लगभग 20,000 छात्र ही परीक्षा देंगे और साथ ही टाइम ड्यूरेशन भी कम किया गया परीक्षा का। जो कि पहले सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन करने होते थे, उसमें अब केवल 8 क्वेश्चन करने होंगे। सेक्शन बी में 15 की जगह 13 क्वेश्चन करने होंगे और सेक्शन सी में पहले की तरह 2 ही प्रश्न करने होंगे। तो इस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सेंटर्स अधिक बनाए गए हैं और स्टूडेंट्स की संख्या एक क्लास में कम कर दी गई है। साथ ही क्वेश्चन पेपर भी शॉर्ट कर दिया गया है और टाइम ड्यूरेशन भी कम कर दी गई है, जिससे कोरोना के चलते टाइम की बचत हो सके और दूसरी बात सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा सके। जो विभिन्न प्रकार की कोचिंग संस्थाएं हैं उन्होंने अब उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। तो यहां दे रखा है, उत्तर प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से कोचिंग संस्थानों को मंदी से उबारने के लिए राहत पैकेज की डिमांड की है। तो राहत पैकेज को देखते हुए बुधवार को प्रेस वार्ता में अध्यक्ष विजय सिंह और महासचिव डॉक्टर राजेश शुक्ल ने बताया कि वे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाएंगे। 9 जुलाई को वे चाय बनाकर और पकौड़े तलकर ध्यान आकर्षित करेंगे। 16 जुलाई से प्रदेश और फिर पूरे देश के कोचिंग संस्थान आंदोलन कर अपनी समस्याएं रखेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीने से प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थान बंद हैं।
इनसे हजारों शिक्षकों और स्टाफ के घर परिवार का खर्च चलता है। आय का साधन समाप्त होने से सभी बेरोजगार हो गए हैं, जबकि कोचिंग संस्थानों को भवन का किराया, लोन की किस्त, बिजली बिल, कर आदि का भुगतान करना पड़ रहा है। तो कोचिंग संस्थानों को देखा जाए तो ये वास्तव में बहुत गंभीर स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली कोचिंग्स स्टूडेंट पर ही डिपेंड होती हैं, और उसमें भी 80% कोचिंग्स हैं वो ऑफलाइन मोड में है, ऑनलाइन मोड में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर कोरोना की भीषण महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति में भी बार खोल दिए गए थे, और बहुत सारी संस्थाएं और चीज़ें खोल दी गई थी, मार्केट पूरा ओपन कर दिया गया था, जहां तक कि शराब खरीदने के लिए भी इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जो कि अभद्र और अनपढ़ लोग होते हैं वो तक वहां पर जाकर कोरोना कैरियर का काम कर रहे थे। तो उसको देखते हुए कोचिंग संस्थानों को खोलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है, क्योंकि कोचिंग संस्थान जो होती हैं नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं, नॉन प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू नहीं देती हैं, इसलिए शायद ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, तो इनका विरोध करना भी लाजमी है। दूसरी तरफ बात कर ली जाए जिम्स की, तो जिम्स में भी जो कि फिटनेस का सेंटर कही जाती हैं, कोरोना के चलते इम्यून सिस्टम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ना कुछ गाइडलाइंस ज़रूर जारी करनी चाहिए ऐसी कोचिंग संस्थाओं के लिए, ताकि स्टूडेंट्स के कैरियर पर ब्रेक ना लगे। है जॉब के बारे में, तो यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एएनएम के 9,000 पदों पर सीधी भर्ती करने का फैसला लिया है, और इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं। तो देख लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग एएनएम के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, साथ ही 2 साल के एएनएम कोर्स का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो एएनएम के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एएनएम का कोर्स कर रखा है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो इस परीक्षा के लिए या जिस तरह से ये भर्ती होगी उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 9,212 एएनएम के पदों की भर्ती का प्रस्ताव राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजकर जल्द ही एएनएम का चयन करने के लिए कहा है। 3 वर्षों से नहीं हुई है यह भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 23,000 पद एएनएम के खाली हैं। पिछले 3 वर्षों से भर्ती नहीं हुई है। सवर्णों के 10% आरक्षण को लेकर भी भर्तियां अटकी रहीं। एएनएम के 9,212 पद पिछले 3 वर्षों से खाली होते चले गए। अब इसमें एक संशोधन भी किया गया है। पहले विज्ञान वर्ग के ही स्टूडेंट्स को एएनएम कराया जाता था, लेकिन इस बार किसी भी वर्ग से यदि आपने इंटर किया है तो एएनएम किया जा सकता है। यहां दे रखा है, राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसीलिए यह तय किया गया है कि एएनएम बनने के लिए अब इंटरमीडिएट विज्ञान विषय से होना जरूरी नहीं है। किसी भी विषय में इंटर की अर्हता नियमावली में रखी गई है। इसके साथ ही 2 साल का एएनएम कोर्स और 6 महीने का प्रसूति प्रशिक्षण अनिवार्य है। एएनएम पद के लिए 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए 32,000 रुपये प्रति माह वेतन भी निर्धारित किया गया है। तो ये हो गई एएनएम की लगभग 9,000 पदों पर भर्ती की सूचना, और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है एएनएम के स्टूडेंट्स और एएनएम के कैंडिडेट्स के लिए, जो नौकरी की आस में बैठकर जिन्होंने ये कोर्स किया है। तो और ये भी दे रखा है, निष्पक्ष भर्ती की जिम्मेदारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। तो ये न्यूज़ और आर्टिकल्स और हेडिंग सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं कि निष्पक्ष भर्ती की जाएगी, विवाद रहित भर्ती की जाएगी, बहुत फास्ट ट्रैक भर्ती की जाएगी। लेकिन भर्तियों की स्थिति क्या है ये आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं। अब कोई ना कोई चुनाव जरूर आने वाला है, इसीलिए अखबारों में इतनी सारी भर्तियां दिखाई दे रही हैं, और ये भर्तियां रिकॉर्ड में कुछ और दिखाई दे रही हैं, धरातल पर कुछ और दिखाई दे रही हैं। अच्छी बात है, अगर ये भर्ती हो जाती है तो इस कैंडिडेट्स को रोजगार मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी एक काफ़ी बड़ी भर्ती आ रही है, जो कि है टीजीटी और पीजीटी की भर्ती। इसमें लगभग 16,133 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। यहाँ दे रखा है, शासन की अनुमति पर शुरू होगी 16,133 शिक्षकों की भर्ती। न्यूज़ है, प्रयागराज से आर्टिकल है, ये देख लेते हैं। प्रदेश के 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित टीजीटी के 13,237 और पीजीटी के 2,896, कुल मिलाकर 16,133 पदों के लिए भर्ती शासन की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सोमवार से बुधवार तक चली बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि उच्चतर सेवा आयोग की तर्ज पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध शासन से किया जाएगा। वैसे तो पूर्व में चयन बोर्ड अपने स्तर से भर्ती शुरू करता था, लेकिन इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया गतिमान होने के कारण अनुमति लेने की सहमति बनी है। चयन बोर्ड ने पिछले साल जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षकों से खाली पदों की सूचना ऑनलाइन मांगी थी,
उस समय प्रशिक्षित स्नातक के 30,260 एवं प्रवक्ता के 6,695 रिक्त पदों की जानकारी मिली थी। लेकिन उसके बाद प्रदेश भर के स्कूल में छात्र संख्या के सापेक्ष पदों का सत्यापन कराया गया तो वास्तविक संख्या इससे आधी रह गई। तो इस हिसाब से प्रमुख सचिव आर रमेश कुमार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े एक प्रकरण में 6 जनवरी को राज्य सरकार के अधिवक्ता को भेजी गई सूचना के मुताबिक वर्तमान में 13,237 प्रवक्ता और 2,896 खाली पद चयन बोर्ड को मिल चुके हैं। तो ये भी आने वाले टाइम में टीजीटी पीजीटी की काफ़ी बड़ी भर्ती होने वाली है। इसमें भी कैंडिडेट्स तैयारी करें और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करके ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है। 9 जुलाई 2020 को एजुकेशन और जॉब रिलेटेड न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा। ऐसी ही डेली एजुकेशनल अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रविंद्र बिल्ला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस को आप तुरंत नोटिफाइड हो सकें। तो ये हो गया आज का वीडियो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।